स्वागत करते हैं EVS समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का, जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें जो पेपर फर्स्ट के तहत चली थी, इसके अंतर्गत हमने जो क्या पढ़ लिया था, यूनिट नंबर 1 कवर कर ली थी। और हम जो हमारी जो चल कौन सी रही थी, यूनिट नंबर 2। जो यूनिट नंबर 2 है उसका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से हमने सिलेबस देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से बिंदु शामिल है और हमें आगे जो आने वाले लेक्चर हैं उसके तहत हम किन बिंदुओं को हम पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर जो पहला ही टॉपिक था वो था हमारे पास परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं। परमाणु एटम जो हमने यूनिट नंबर 1 में अच्छे से पढ़ लिया है, सभी थ्योरीज को पढ़ा है, किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया, सारी इसकी बातें पढ़ ली है हमने। ये टॉपिक भी 2 टॉपिकों से कवर होता है। एक तो आपको आयनिक त्रिज्या दिख रही होगी, एक आती है परमाणु त्रिज्या। और आज जो हम कवर करने वाले हैं, हम कवर किसको करेंगे? परमाणु त्रिज्या को। किसको कवर करने वाले हैं? परमाणु त्रिज्या को कवर करने वाले हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं है यूनिट नंबर 1 का, या थोड़ा बहुत भी है, तो हम थोड़ा सा इसका रिकेप कर लेते हैं परमाणु के बारे में। क्योंकि जब हम परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए परमाणु क्या होता है, परमाणु होता क्या है, नाभिक क्या होता है, कोष क्या होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और ये किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक में। ठीक है, अगर देखते हैं ये होता है हमारे पास परमाणु। इस परमाणु में ये है नाभिक। ये क्या है? नाभिक है। इस परमाणु में क्या है? ये तो नाभिक है। ये क्या है? इसका बाह्यतम कोष। ये इसका क्या है? बाह्यतम कोष। ये है इसका नाभिक। ये इसका क्या है? यहां पर कोई होगा इलेक्ट्रॉन। और ये इसको टोटल को मैं क्या कह देता हूं? परमाणु अर्थात एटम कह देता हूं। ठीक है, यह इसका है बाह्यतम कोष। इलेक्ट्रॉन इसकी क्या करता है? चारों ओर वर्ताकार कक्ष में क्या करता है? इसके चक्कर निकालता है। अब हम जब बात करने वाला हमारा टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। यह जो इसके जो नाभिक है और ये क्या है? इसका बाह्यतम कोष, और ये यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके जो मध्य की दूरी है, इसके मध्य की क्या है? ये दूरी है, डिस्टेंस है इसके मध्य की, जो उसको क्या कहते हैं हम? परमाणु त्रिज्या। उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडिकल कहते हैं। किसी भी परमाणु में कोई नाभिक है, उस नाभिक में बाह्यतम कोष में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के मध्य की जो दूरी है, उसी को क्या कहते हैं हम? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और एक नोट दे के लिखेंगे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी परमाणु त्रिज्या को सही ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हो इसका सही रूप से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यही परमाणु की त्रिज्या होने वाली है। ठीक है, ठीक से इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यही परमाणु की त्रिज्या होने वाली है। रीजन क्या है? इससे ही प्रश्न बनकर आ सकता है यही, या ऐसे थोड़ा और इसकी लैंग्वेज चेंज करते फिर प्रश्न भी आ सकता है। कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका कारण? क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं इसका पहला कारण। जब हम बात करते हैं यांत्रिकी की, तो यांत्रिकी क्या कहता है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, जब मैं परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? बाह्यतम कोष और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, तो हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आए बाह्यतम कोष में और ये नाभिक है, तो इसके दौरान या इस समय जो त्रिज्या या दूरी क्या होगी? अधिकतम होती है। और जब मैं यहां पर अगर बात करूं
इस समय इसकी दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी, त्रिज्या भी न्यूनतम और दूरी भी न्यूनतम। तो एक पूरे परमाणु के लिए हम बात करें तो एक त्रिज्या इसके लिए कोई भी सही ज्ञात नहीं है, मान में परिवर्तन हो रहा है। इसका इसके जो मान में परिवर्तन हो रहा है प्रत्येक दूरी के साथ या परमाणु की इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदलने के साथ, इस कारण से मैं कह सकता हूं कि हमें इसकी क्या नहीं निकाल सकता हूं, सही एक या अनुमानित परमाणु त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकता हूं। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति परिवर्तित होने से परमाणु त्रिज्या का सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि निश्चित नहीं है। मैं अगर यहाँ अगर बात करूँ, इस पर्टिकुलर समय बात करूँ तो कभी इसकी जो त्रिज्या न्यूनतम दिखाई देगी, अगर कुछ समय क्षण की बात करूँ तो त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे पॉइंट की। अब देखिए जो बात नोट देने योग्य बात है कि जो इलेक्ट्रॉन की जब बात करोगे उसका कभी भी स्वतंत्र स्थायित्व नहीं देखने को मिलेगा, मतलब फ्रीली स्टेट में कभी भी नहीं पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं पाया जाता उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए कोई परमाणु, अगर हम वातावरण की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वातावरण की बात करता हूँ, और ये वातावरण में पास क्या है, कोई भी एटम है। अब एटम कभी अकेला नहीं रहेगा, इसके चारों ओर सराउंडिंग में क्या होंगे, और एटम इसके आसपास होंगे, मतलब इसको घेरे हुए रखेंगे। इस प्रकार से कभी भी अकेला नहीं रहेगा, इसको घेरे हुए रखेंगे। जब आप क्या कर देते हो, वातावरण को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। क्या चेंज कर देते हो, वातावरण को जब आप इसको चेंज कर देते हैं तो इसका क्या होता है, जो एटम है वो भी इसके क्या होंगे, थोड़े चेंज हो जाएंगे, और क्या परिवर्तित हो जाएगा, आकार में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और उस स्थिति के अंदर जो परमाणु है आप उसकी क्या निकालोगे, त्रिज्या। उस स्थिति के अंदर आप क्या निकालोगे, परमाणु की त्रिज्या। तो वही बात है, और हमें क्या नहीं होगी प्राप्त, एक सही त्रिज्या ज्ञात नहीं होगी, एक सही त्रिज्या ज्ञात नहीं होगी। तो आपने इसको तो पढ़ लिया है कि हम परमाणु त्रिज्या तो ज्ञात कर ही नहीं सकते, दो कारण भी पढ़ लिए हैं। तो मन के अंदर आपके प्रश्न उठ रहा होगा, फिर हम सर किस प्रकार से परमाणु त्रिज्याओं को ज्ञात करें, क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा 11th में भी, और अन्य जगह इस ब्लॉक डी ब्लॉक में भी बात करते हैं। तो आवर्ती गुण के तहत हम इन त्रिज्याओं की बात करते हैं। फिर वो कौन सी त्रिज्याओं की हम बात करते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं कि इस स्थिति के द्वारा या इस प्रकार से तो आप इस परमाणु त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते। परंतु जब वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हम एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु की त्रिज्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसी कारण से क्या होगा, उसने जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने त्रिज्या को 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या क्या कर दिया, उसको विभाजित कर दिया। एक बात करूं मैं, एक आती सहसंयोजक त्रिज्या, कॉन्वर्ट रेडिकल, एक आती है इसमें वान डेर वाल त्रिज्या को, ठीक है। एक आती है इसमें धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडिकल, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, उसके 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक आती है सहसंयोजक त्रिज्या, एक वान डेर वाल त्रिज्या, एक आती है धात्विक त्रिज्या। अब हम जो बात करेंगे पहले पढ़ेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, या हम जब तीनों ही त्रिज्याओं की अगर आप बात करने वाले हैं तो त्रिज्याएं ज्ञात किस प्रकार से होती देखते हैं। बस तीनों के लिए जो आपको बात याद रखने वाले हैं वो याद रखना, ठीक है। इस प्रत्येक स्थिति के अंदर हम क्या ज्ञात करते हैं, 2 परमाणुओं को लेंगे,
क्या लेंगे, 2 परमाणु को लेंगे और उन परमाणु के मध्य की दो नाभिक है, 2 परमाणु है, दोनों परमाणु की जो नाभिक है उन नाभिकों के मध्य की जो दूरी है जो L है उसका जो आधा मान होगा उसका क्या होगा, जो आधा मान होगा उसी को मैं क्या कहूंगा, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या या इसको कहेंगे धात्विक त्रिज्या। 2 परमाणु ले ली, दोनों परमाणु के मध्य क्या होगी, जो नाभिक होंगे उन नाभिकों के मध्य की दूरी है उस दूरी का जो आधा मान है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। अब थोड़ा क्या चेंज हो जाता है इनकी परिभाषाओं में, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर अंतर होने वाला है। पहला बात करता हूं मैं सहसंयोजक की, किसकी बात करूंगा मैं, सहसंयोजक की बात करता हूं। तो सहसंयोजक से आता है जिन परमाणुओं के मध्य, मतलब 2 जो आपने एटम लिए हैं इनके मध्य क्या बन रहा हो, सहसंयोजक बंध। क्या बंध बन रहा हो, सहसंयोजक बंध बन रहा हो। क्या बन रहा हो, सहसंयोजक जिन परमाणुओं के मध्य बंध बनता है उन परमाणुओं में उनके मध्य की जो दूरी होती है, मध्य की दूरी का जो आधा मान होगा वही क्या कहलाता है मेरे पास, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। समझ में आप कहोगे, मतलब 2 परमाणु लिए हैं, अगर उन परमाणुओं की बात करो उनके मध्य बन रहा हो सहसंयोजक बंध और उन परमाणुओं की फिर हम क्या ले लेते हैं, दोनों जो परमाणु हैं उनके मध्य की जो दूरी है उसका अगर आप आधा मान ले लोगे उसको क्या कहेंगे हम, सहसंयोजक त्रिज्या कहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जैसे Cl2 की बात कर लीजिए, किसकी बात कर लेते हैं, Cl2 की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि इसके क्या होती है, इसके मध्य की दूरी कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर आप इसकी रेडिकल निकालना चाहते हो तो वो कितनी हो जाती है, 2। अगर इसके सहसंयोजक बंध या दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी R कितनी हो जाती है, 2 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, मतलब इसका आपको हाफ करना है। अब आती है वांडरवाल त्रिज्याओं की बात कर लीजिए। जब मैं बात करूं वांडरवाल त्रिज्याओं की तो आप देखना कि अगर मैं किसी बात करूं ठोस अवस्था की, देखिए हम किसकी बात करने वाले हैं, वांडरवाल त्रिज्या की बात करते हैं। जब वांडरवाल त्रिज्या की बात करते हैं हम क्या लेते हैं, ठोस अवस्था। क्या लेने वाले हैं, ठोस अवस्था लेने वाले हैं। अब ठोस अवस्था के अंदर इसके अंदर क्या लेंगे हम, 2 लेंगे अणु। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा सर अणु क्या होते हैं, देखते हैं। अब ये जो क्लोरीन आपस में ऐड हुए हैं इसको बोलते हैं अणु। अगर ये क्लोरीन सिंगल है तो इसको बोलते हैं परमाणु, ठीक है। अब 2 अणु लेंगे जो क्या हो, निकटतम हो। क्या हो वो, निकटतम हो या बहुत पास पास हो। और उन्हीं अभी अणुओं की बात करें, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन की मैं बात करता हूं। 2 अणु में ले लिए, क्लोरीन और क्लोरीन ले लिए। उन अगर परमाणु के अणु की बात करूं उनके अंदर जो परमाणु है मतलब Cl और Cl निकटवर्ती, मतलब लगभग इस प्रकार से, ठीक है। जो परमाणु है और इसके जो मध्य की जो दूरी है उसी को हम क्या कहता हूं मैं, वांडरवाल त्रिज्या कहता हूं। क्या कहता हूं, वांडरवाल त्रिज्या या हम कहते हैं, ठीक है। अब आती है इसमें धातु त्रिज्या की बात करें, कोई भी आप इसमें धातु ले लीजिए, मेटल ले लीजिए। उस जो मेटल है उस मेटल के मध्य की जो दूरी होगी क्या होगी, दूरी होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अगर वांडरवाल त्रिज्या की अगर बात करूं इसका मान किससे ज्यादा होता है, सहसंयोजक त्रिज्या से इसका मान अधिक होता है। तो आप इसमें निकाल सकते हैं अगर वैल्यू। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्या बात करता हूं, क्लोरीन जो मैं 2 अणुओं की बात करूं Cl2 और Cl2 की बात करता हूं। माना इनके मध्य की जो दूरी कितनी है, 3.8,
4 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर आप सिंगल की अगर इसकी निकाल लेते हैं तो 2 का भाग दे दीजिए, और अगर मैं इसकी और निकालने का प्रयास करूं, इन दोनों परमाणुओं के बीच के निकालने का प्रयास करूं, तो इसमें आप 2 का भाग और दे दीजिए और हमारे क्या निकल जाता है, रेडिकल निकल जाता है। अगर आपको दिया गया अणु, 2 अणु दिए गए हैं, तो दोनों अणुओं की अगर मध्य की दूरी दी गई है तो हम क्या निकालते हैं, केवल क्लोरीन की बात कर लेते हैं कि एक के मध्य कितना है, ठीक है। और फिर हम क्या निकाल देते हैं, फिर वापस 2 का भाग देंगे, फिर हम क्या निकालते हैं, इसकी रेडिकल निकाल देते हैं। इसी प्रकार से क्या होगा, धातु त्रिज्या का भी जो वैल्यू है वो निकलने वाली है। एक बार पुनः हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा है कि परमाणु होता है, या कहते हैं उसको एटम कहते हैं, उसके मध्य क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, एक बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाला होता है। उस बाह्यतम कोश और नाभिक की जो मध्य की दूरी है उसी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का मान कभी भी हम सही रूप से उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसको ज्ञात करना उसका मान संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके 2 कारण होते हैं। पहली बात कि एक वर्ताकार स्थायी कक्षा नहीं होती है नाभिक के चारों ओर, क्योंकि एक कहीं तो उनके मध्य की दूरी कहीं तो कम होगी और कहीं ज्यादा होगी, इस कारण से उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें दिया गया थी कि जो परमाणु होता है, जो क्या होता है, ये अन्य परमाणु से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, स्वतंत्र नहीं होता वातावरण के अंदर। जब क्या होता है, इसका वातावरण अर्थात इसका एटमॉस्फेयर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तब क्या होगा, इसके आकार में भी चेंज होने वाला है। जब इसका आकार चेंज हो जाता है और एक परमाणु को लेकर हम क्या निकालते हैं, उसके परमाणु त्रिज्या, तो उसका सही हम मान नहीं निकाल सकते हैं। इन परिस्थितियों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, परमाणु त्रिज्या सही मान ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसके कुछ हम इसके लिए हमने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। मैंने कहा इन त्रिज्याओं की जो परिभाषा वो सिमिलर रहने वाली है कि जो 2 परमाणु हैं उन परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है उसका जो आधा मान होगा वो त्रिज्या होगी। अगर हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें तो उसके अंदर अगर आपको सहसंयोजक बंध उपस्थित हो तो उसे कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या की बात करें तो ठोस अवस्था होनी चाहिए, 2 अणु होने चाहिए निकट, और उन अणुओं की अगर एक अणु ले, उन अणुओं के मध्य में तो परमाणु होंगे, उनके मध्य की जो निकटतम दूरी है उसका मान आधा मान क्या कहलाता है हमारे पास, परमाणु त्रिज्या। धातु त्रिज्या की बात करें तो धातु होते हैं तो उनके जो निकटतम जो दूरी है उसका आधा मान क्या कहलाता है हमारे पास, धातु त्रिज्या है। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।